अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें वापस हासिल करने में कामयाब होगी या नहीं? क्या मखसूस नशिस्तों का मामला सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है? पेशावर हाईकोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से रोकने का जो हुक्म इम्तना था उसमें तौसी कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में आज पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। इस मौके पर उनके वकील बाबर आवान ने दलाइल दिए कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क किए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी करते हुए समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट, पेशावर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया है। फिर साथ ही साथ चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पंजाब में भी मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर का यह कहना था कि फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फॉर्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। जो हमारे लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों से महरूम हो गई थी, जिसके बाद ये तमाम नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर रखा है, जिसमें नए सदर का इंतखाब होने जा रहा है। क्या मखसूस नशिस्तों का मामला सदारती इंतखाब पर असरअंदाज हो सकता है? अदालतों में ज़ेर समाअत मखसूस नशिस्तों का मामला, क्या सदारती इंतखाब पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं, और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, किस तरह से इस मामले को देख रही है? सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, बतौर मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की आपकी जो दरखास्त थी उसको तो इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया, लेकिन क्या ये जो सदारती इंतखाब होने जा रहा है, क्या ये काबिल कबूल होगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले तो जो कल रात बल्कि देर आधी रात के वक्त कोई खबर चली अडियाला में कि कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है और इस तरह की चीजें सामने आई हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और सवाल उठाते हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग वहां कैसे पहुंचे, कौन लोग हैं, किस तरह पहुंचे। इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल नहीं लिया, इसको हमने बिल्कुल आम बात तो नहीं ली और सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है कि उसका नोटिस ले। और उसके साथ साथ मरकजी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत फुली रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों की, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कोताही हुई तो उसकी नताइज जो है वो सूबाई कौमी हुकूमतों पे होंगे। और मैं नहीं समझता कि फिर वो एक ऐसा खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, अवाम के जज्बात को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं हो। तो ऐसी चीजों पे मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए और ये चीज सामने आनी चाहिए। ये लोग कौन थे, कहां से आए, किस तरह से आए और कैसी ये अचानक की चीजें हो गई हैं, इंतजामिया किधर थी। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए तो ये बड़े उस्ताद रहते हैं और खवातीन की मौजूदगी में सिर्फ गाड़ी में झंडा होने की वजह से एक बंदे को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को नहीं वो देखते। हर तरह की जुल्म तो करते हैं, लेकिन जो करने वाला काम है वो नहीं करते। वे वर अवर सिक्योरिटी एजेंसीज ना ये साबिक वजीर आजम पे हमला होने से बचा सके, ना वो हमले के पीछे जिसके मुहर्रिकात थे जो वजीराबाद में इमरान खान के खिलाफ हुआ, ना उनको आज तक मदद कर सके। कौन था? क्या वो एक शख्स आके उसने फायरिंग की? ये कौन है जो साबिक वजीर आजम के पीछे पड़े हुए? मैं समझता हूँ रहमान उजर साहब, अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया था 8 फरवरी का, अगर आजाद शफाफ इलेक्शन कर देते और अब भी अगर हम होश के नाखुन लें, जिसका मैंडेट है उसको वापस कर दें, ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा, ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह भी आपका सवाल है आपने जो किया, देखिए
लेकिन अलीमोहम्मद खान साहब, ये जो अडयाला वाला मामला है, आप ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ हमारा वोट है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस मंसूबे का पता चला है, ये तमाम का तमाम साबिक वजीर आजम इमरान खान से जुड़ा हुआ था। देखिए, वहां साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब है, हमें उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और सिर्फ खान साहब जो पाकिस्तान के लीडर तो नहीं, उम्मत मुस्लिमा में 3-4 बड़े नाम रह गए जो बड़े लेवल पे बात कर सकते हैं। इसी आदमी ने 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंस से बुलाई, और वहां पे जब इमरान खान ने बात की थी कि हमें उम्मत मुस्लिमा को मजबूत ब्लॉक बनना चाहिए, इसराइल के खिलाफ हमें फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप बताएं, आप देखिए कैसे वो आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये सारी एक वक्त आएगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल उनकी जिंदगी से अहम कोई चीज नहीं हमारे लिए। और साथ में कुरैशी साहब है, साबिक वजीर खारजा है, वहां पे परवेज इलाही साहब है, और हमारी जमात के साबिक रुकन है। भाई हमारा अभी जमात में नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी अहम, उसके बच्चे हैं जो है। एक चीज होती है कि ये वाकया उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और मामला है कि इस वाकये के तनाजुर में आपको अपने रहनुमाओं की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं। देखें जी, मैं अर्ज कर रहा था, फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा था, वो भी उधर ही है, बाकी भी वहां पे बहुत से, मैं खुद आई बीन देयर फॉर मैनी डेज, बड़े दिन मैंने वहां अडयाला में मेरे गुजरे हैं। हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, पाकिस्तान की सबसे शायद हसास तरीन जेल है ये, और हजारों लोग वहां पे मौजूद है, कैपेसिटी से ज्यादा है यहाँ पे, और उसमें कुछ दहशतगर्दी के संगीन लोग भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पे बहुत ज्यादा हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, और इसलिए जो आपका सवाल है उसको इसी तनाजुर में बात करते हैं। सदारती इंतखाब कबूल करेंगे या नहीं? जी देखिए, माजूद खाऊं, कोई 2.5-3 करोड़ वोट है तहरीक इंसाफ का, 100 के करीब सीटें तो हमें मिल गई, 100 के करीब हमारी उड़ा दी गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखिए जो अपोजिशन, या हम तो उसको अपोजिशन ही कहते हैं क्योंकि वो तो हारे भी लोग हैं, लेकिन मौजूदा जो बरएनाम हुकूमत है, अच्छा, इनका जितना भी वोट है उनको वो सीटें मिल गई हैं, रिजर्व भी मिल गई है, माइनॉरिटीज भी मिल गई है। अब बाकी रह गया दूसरा वोट बैंक जो हमें मिला है। अब उसका एक ही सूरत हो सकती है, या हमारा राइट है या नहीं है, जो कि हम समझते हैं। तो जब तक हमें हमारा राइट नहीं मिलता, उसको आप वेकेंट रखिए, या हमें हमारा राइट दीजिए। आप हमारा हक किसी और को नहीं दे सकते। मेरी और रहमान अजहर की अगर किसी जायदाद या गाड़ी पे तनाजा है, तो वो हम में से 2 में से किसी एक को मिलेगा, वो आपके प्रोड्यूसर को नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका तनाजा नहीं है। तो ये उनका राइट नहीं था। ये वोट बैंक हमारा है, जिसकी बिना पे ये सीटें जनरेट हुई हैं। यहां पे अब नुकता ये आता है। लेकिन देखिए अलीमोहम्मद खान साहब, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, एक जो लीगल पॉइंट है, आप खुद भी क्योंकि वकील हैं, इस पर बेहतर बात कर सकते हैं, और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लिस्ट नहीं दी गई। जब लिस्ट नहीं दी गई तो फिर ये क्या मामला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर नहीं चला जाता? डजंट मैटर। देखिए लॉ में क्या है, लॉ में है पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी। दूसरा ये है कि वहां पे क्या हम जा सकते थे? यस वी कैन गो। नंबर 2, जाने के बाद क्या आप लिस्टें जमा कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं, कानून में कोई कदगन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब कानून में यह है कि एक 3 दिन की जो टाइम लिमिट होती है, उसमें आजाद अरकान किसी भी जमात में जा सकते हैं। जब आप एक जमात में जाते हैं, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है। वो पार्लियामेंट्री पार्टी जब बनती है, उसके बाद उसका राइट जनरेट होता है ऑन माइनॉरिटी सीट्स एंड रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। और उसमें दूसरा नुकता जो है वो रहमान साहब ये है कि ये जो हमारी सीटें हैं जिसपे हम क्लेम करते हैं, देखिए उसको आप किसी और जमात को दे नहीं सकते। और माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नजीरें मौजूद हैं, यानी कि कोई नया काम नहीं होने जा रहा। हमारे अपने दौरे हुकूमत में इसी इलेक्शन कमीशन ने बैप पार्टी को जो है उनको कुछ साल बाद जो है कुछ आई थिंक 1.5-2 साल बाद उनको सीटें दी थी इसी तरीके से। तो अगर माजी में काम हुआ है और कानून के मुताबिक हुआ है तो हमें भी मिल सकता है। और आप मुझे ये बताइए, देखिए मगर इसका जो मुवाजना किया जा रहा है कि आपने एक टेक्निकल तरीके से, अब आप हैं तो तहरीक इंसाफ के, लेकिन आपने एक टेक्निकल तरीके से नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की, उन्होंने आपको एक टेक्निकल तरीके से ही नशिस्तें देने से जो है वो इनकार कर दिया। देखिए रहमान साहब, एक तो टेक्निकलिटीज है लॉ में, मैंने आपको बता दिया कि लॉ में कोई कदगन नहीं है, बल्कि नजीरें बता दी। यू आर अ लॉयर, यू नो दिस, कि पास्ट प्रेसिडेंट्स जो होती हैं वो आपके आगे जाने के लिए एक कानूनी राह मुतय्यन कर देते हैं, तो वो भी एक तरफ ठीक है। नंबर 2, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ का तकाजा यह है कि एक जमात
जो बावजूद धांधली के 100 के करीब जीते सीटें निकाल गई, 2/3 खैबर पख्तूनख्वा में ले गई, पंजाब में आपकी 100 से ज्यादा सीटें हमारी आ गई। किस तरह उन सीटों की बुनियाद पे जो सीटें जनरेट होती हैं रिजर्व सीट्स की, ये जो आप मुझे बताइए, ये जो 93 हमारी कौमी असेंबली की है और जो पंजाब में 100 से आई थिंक ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ 90 है आई थिंक, और 9 सीटें हमारी सिंध में है। ये जो वोट हमें पड़े हैं, क्या ये सिर्फ मर्दों ने डाले, ये खवातीन ने नहीं डाले? उनका राइट नहीं बनता? हाउ कैन यू डिनाई 51% पॉपुलेशन देयर ड्यू राइट? इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, इट इज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंटी ऑफ जेंडर, आप इक्वालिटी ऑफ जेंडर, आप कैसे ये कर अली मोहम्मद खान साहब, कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ ही ये मेंबरान रहते और वहां पर ही अदालत में जो है वो जाते, उधर ही अपना केस जो है वो फाइट करते, तो शायद ज्यादा बेहतर चांसेस होते इन नशिस्तों के हसूल के लिए। देखिए, उसमें दो चीजें थी। सबसे बड़ी रीजन ही वहां जाने की ये थी कि वो एक इलेक्टोरल जमात थी, उसके पास इलेक्शन का निशान था। हम पे फिर ये कदगन लगाते कि चूंकि आप एक ऐसी जमात में है जो निशान पे नहीं लड़े तो आप अब क्लेम नहीं कर सकते, एक। और दूसरा, अगर ये उधर ना जाते, एक बंदा हमारा तोड़ दिया उन्होंने, लाहौर से वहीद मेरे ख्याल में उनका नाम है, और उसके बाद बाकी बच गए। क्यों? क्योंकि हमने उनके पार कर दिया एक जमात में, उन पे डिफेक्शन क्लॉज लग गया है। कोई भी शख्स अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडरशिप और खान साहब के इजाजत या सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर की इजाजत के बगैर कहीं और जाके वोट करेगा प्राइम मिनिस्टर में या बजट में, फिर बी डिस्क्वालिफाइड। तो इस वजह से आप अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा एक भी डिफेक्शन उसके बाद नहीं हुई। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम जमात में ना जाते तो इल्जाम लगता कि आप पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन आप इलेक्शन की जमात इसलिए नहीं है कि आपके पास निशान नहीं था। तो उस चीज को कवर करने के लिए हमें, लेकिन सर ये फरमाइएगा, आप पार्लियामान में मामलात को किस तरह से अली मोहम्मद खान साहब आगे किस तरह बढ़ाना चाहते हैं? आज देखिए उमर अयूब बतौर ऑपोजिशन लीडर आ गए, शेर अफजल मरवत का नाम सामने आ रहा है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर। आपके ख्याल में ये जो मैसेजिंग है, ऐसा लग रहा है अमूमी तासुर ये कि शायद तहरीक इंसाफ बहुत जारहाना सियासत करना चाहती है। अली मीन गंडापुर की तैनाती के बाद भी ये बातें हुई थी, तो क्या वाकई ऐसा है कि तहरीक इंसाफ अब ये तय कर बैठी है कि इसका रवैया पार्लियामान के अंदर जारहाना होगा? नहीं, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता कोई पुरतशद्दुद जमात तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन हमेशा एक एग्रेसिव टोन एंड टर्नर के साथ आती है, और फिर एक ऐसी अपोजिशन जिसके साथ इतना जुल्म हुआ और उसकी सीटें भी ले ले, खवातीन की सीटें भी दबा ले, माइनॉरिटीज की भी दबा ले, लीडर को गोलियां मारी जाए और उसके बाद वो जेल में पड़ा हो, वाइस चेयरमैन जेल में हो, सदर जेल में हो, आधी जमात को पार्टी छुड़वा दी जाए, बाकी आधी को इलेक्शन लड़ने ही ना दिया जाए। तो इसमें आप मुझे बताएं, कोई वहां हीर रांझा की बांसुरी तो नहीं वहां बजा सकते। हमने वहां अपनी बात तो करनी है, हाँ, अखलाक के पराये के अंदर करनी है। कोई हम वहां किसी को खुदा न खास्ता गालम गलोच नहीं करनी, किसी ने किसी के गिरबान में हाथ नहीं डालना, लेकिन एक पुरजोर पुरअसर तरीके से अपना मौकफ तो रखना है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक अपोजिशन का हक होता है। ठीक है, तो कोई बात हो सकती है लास्टली हुकूमत के साथ, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ही ये मैंडेट की चोरी है। इस पे आप स्टार्ट करें, उसके बाद दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात करनी, लेकिन सबसे पहली बात क्या होगी? असीरान की रिहाई और मैंडेट की चोरी की वापसी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल का एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया गया। इस फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये के मुताबिक उनके खिलाफ 9 शिकायत आई। तहरीरी फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बरतरफ करने की सिफारिश की है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को
और साल कर दिए। इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से बात करने के लिए हसनात मलिक हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हसनात, ये क्या फैसला आया, कुछ मजीद तफसीलात इस हवाले से पता चली कि किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया, ये सिफारिश की गई है? देखिए जी, अभी तक डिटेल रीजनिंग जो ओपिनियन होती है जो सदर को भेजी गई वो तो शेयर नहीं हुई, लेकिन ये एक सिंपल एलामिया आया कि जी वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए और वो उनको जज नहीं रहना चाहिए था, बस यही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि वो अपनी पेंशन पर्सन प्रिविलेजेस नहीं ले सकते। अब ओपिनियन देखनी है कि क्या उस ओपिनियन में सिंपल उनको रिमूव किया गया है या उनके मामलात किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भेजे गए हैं कि वो प्रोब करें, ये भी अब देखना होगा। लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो फारिग किया गया है। पहले ये होता था कि कोई जज कोई कार्रवाई होती थी तो वो इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट फैसला है उसके मुताबिक ये है कि अगर कार्रवाई चल रही हो और कोई जज रिजाइन करता है तो उसका इस्तीफा की बुनियाद पे कार्रवाई रुकेगी नहीं, कार्रवाई चलती रहेगी। तो अब इस फैसले की को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने प्रोसीडिंग अपनी कंक्लूड की और मज़ाहिर नकवी साहब को गिल्टी करार दिया गया। ये जो उनका आर्गुमेंट था जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का, ये उन्होंने अपने दिफा में भी इस्तेमाल किया कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको जो है वो उस पर जो है वो उसको इग्नोर किया है। लेकिन ये बताइए कि जब ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से किसी जज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाती है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है? लेकिन ये कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अमूमन हम देखते हैं शौकत सदीकी साहब की ओपिनियन की आधे घंटे बाद नोटिफिकेशन हो गया था। अच्छा। लेकिन ये इस्तीफा दे चुके हैं तो अब खैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसकी बुनियाद पे जो है वो अब देखना है कि क्या उनकी रिमूवल का बाकायदा हुकूमत की तरफ से सदर जो है वो उनकी ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि एक बात ये भी है कि उसमें यह है कि सदर में का वर्ड यूज है जिसकी रहता है कि सदर की क्या डिस्क्रिशन है कि जज जब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग आती है तो ओपिनियन आती है तो वो एक्सेप्ट करे या उसको इग्नोर करे। लेकिन बहुत से वकला का यही कहना है कि नहीं, वो जो ओपिनियन आएगी वो सदर पे एक किस्म की बाइंडिंग होती। और अब लेकिन जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और अदलिया और बार में इतने मिसाली तल्लुकात हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान किसी तरह की भी हर्डल होगी। और जब 5 सीनियर जजेस पाकिस्तान के एक ओपिनियन दे रहे हो तो किस तरह सदर पाकिस्तान जो है वो उससे आगे पीछे जा सकते हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब ऐसे कोई सिफारिश करती है तो इस फैसले के तनाजुर में, इस सिफारिश के तनाजुर में क्या जस्टिस मज़ाहिर नकवी के पास कोई ऑप्शन है? अब देखिए, जो कार्रवाई है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, बड़ा वाज़ेह है आइन में। लेकिन शौकत सदीकी साहब को फारिग किया गया तो उसकी पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की, वो अभी पेंडिंग है, उसमें मामला चल रहा है। उनके पास एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त हालात हम देख रहे हैं कि जिस नजरिए के जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं या अगले चीफ जस्टिस हैं वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हिस्सा थे, जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैसा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिले। और क्योंकि वो जो अगर आप देखें तो जैसे एजाजुल एहसन, उमर अता बंदयाल वो इस्तीफा रिटायर हो गए हैं, उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया, तो मज़ाहिर नकवी साहब का मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको कोई किसी तरह की कोई रिलीफ मिले। ठीक है हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया। बहुत ही गैर मामूली ये फैसला है जुडिशल काउंसिल की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें बरतरफ करने की सिफारिश कर दी गई है और अब से कुछ देर पहले ये तहरीरी फैसला, ये एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो दिया गया है। अभी इस हवाले से जो रीजनिंग है वो नहीं दी गई और इस फैसले में ये कहा गया है कि उनकी तरफ से जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ जारहाना मूड में नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्त से ना मिलने और उन्हें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाने के खिलाफ इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्त से नून लीग और पीपल्स पार्टी को फैसला किया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऑपोजिशन लीडर का ऐलान करते हुए कहा था कि पार्लियामान में हमारे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए उनको नामजद कर दिया है। ये दोनों नामजदगियां ऐसा लगता है ये जाहिर करती हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के बाद विफाक में भी जारहाना तर्ज सियासत का इरादा रखती है। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज सानिया 9 मई के मुल्ज़मान को कड़ी सजा देने का मुतालबा भी किया था और उनका यह कहना है कि सानिया 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। किसी को सानिया 9 मई की आजादाना इंक्वायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ वफाकी काबीना का बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक नहीं हुआ। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि यह फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान, जारहाना पॉलिसी, पार्लियामान के अंदर और बाहर, क्या मखलूत हुकूमत इसको हैंडल कर सकेगी, हुकूमत इन चैलेंजेस से किस तरह से निपटेगी, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लीजिए टफ टाइम देने के मूड में है। एहतजाज की भी कॉल्स हैं, फिर उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर आ रहे हैं और शेर अफजल मरवत का भी ये कहना है कि उनको चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर दिया गया है। क्या इन नामजदगियों के साथ जो है वो पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन को हैंडल करना इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए चैलेंज होगा? रहमान साहब, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये आज पहली दफा नहीं है। 2013 में भी उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने एक सियासी मफामत के असूल के तहत ये ऑफर की कि तहरीक इंसाफ की जो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये दावत दी गई कि वो हुकूमत बनाए और उन्होंने बनाई और वफाक में भी वो मौजूद थे और इस किस्म के ही जारहाना मामलात को लेकर चल रहे थे। उन्होंने 126 दिन का धरना भी किया और जो बात कम लोगों को याद है कि अक्टूबर 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ज़राए इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक मुसल्लह हमला किया था इस्लामाबाद के ऊपर, जिसे हमने अटक पुल पर पसपा किया। तो लिहाजा ये हम सब इनके जो जारहाना अमल हैं वो देख चुके हैं, इनसे निपट चुके हैं। जारहाना अमल का असर ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो मीडिया में जिंदा रहना चाहते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। चैलेंज इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के सामने ऑपोजिशन नहीं है, वो दो चैलेंजेस हैं। एक तो जो कोalition है उसको कायम रखना और दूसरा जो है वो जो असल इशू है कि अवाम को डिलीवर करना, महंगाई कम करने की सूरत में, जो रुपए की कदर के कोई इस्तेहकाम लाने की सूरत में, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिस्टोर करने की सूरत में। तो अगर ये जो कोalition को वो रखते हैं और इसका उन्हें तजर्बा है और ये इकोनॉमिक डिलीवरी हो जाती है तो फिर ये ऑपोजिशन जरूर अपना शोर करे, एहतजाज करे। उन्होंने तो अपने जो फाशिस्ट अज़ाइम थे वो बात जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि डिप्टी स्पीकर साहब के इलेक्शन के मौके पर उन्होंने कहा जी हम तो बाजू तोड़ेंगे, हम तो टांगे तोड़ेंगे और हम किसी किस्म की कानून साजी नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह 2013 से 18 के दौरान कानून साजी भी होगी, हुकूमत अपना काम भी करेगी। असल चैलेंज हाकमियत का है और कोalition को कायम रखने का है। राइट। मुझे इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कार्य सरकार चलाने के लिए वफाक को सूबों के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी होती है, एक ताउन जरूरी होता है। खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर आ चुके हैं, अभी शहबाज शरीफ गए, वो वहां पर नहीं आए, ना ही ये उनकी हलफ बर्दारी पर आए। फिर एनएफसी का मामला है, आगे आईएमएफ प्रोग्राम भी है, मुआशी मामलात भी जो है वो वफाक और सूबे के दरमियान होते हैं। तो ऐसे में क्या मामलात चलाना वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगा, जबकि मुआशी चैलेंजेस ही सरे फहरिस्त हैं? देखिए, ये धांधली के इल्जामात भी हम आजमा चुके हैं। इन्होंने 35 पंक्चर के झूठे नारे लगाए, उसकी बुनियाद पर 126 दिन का धरना किया। चाइना के सदर का जो इंतहाई अहम और कलीदी दौरा था उसमें 8 महीने की ताखीर हुई।
पाकिस्तान का जो रीबिल्डिंग प्रोसेस था उसमें उसको लेट किया। लेकिन ये भी याद करने की जरूरत है कि 2015 के आगाज में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जो इंतखाबात थे उस पर इन्हीं के इल्जामात की पूरी तफ्तीश की थी, और जो ये गाड़ियां भरकर कागज लाए थे सबूत के तौर पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी कर दिए थे और कहा कि 2013 का इंतखाब जो है उसमें किसी मुनज़्ज़म धांधली की सबूत नहीं मिले। तो ये सारे काम ये पहले कर चुके हैं। देखिए, असल जो मकसद इंतखाबात की उनका कोई कानून या असूली मकसद नहीं है। असल मकसद यह कि मुल्क में इंतशार और खलफशार की फजा मुस्तकिल कायम रखी जाए, मुस्तकिल फितना और फसाद फैलाया जाए, ताकि हुकूमत जो है वो स्टेबलाइज ना हो। और लेकिन ये अब इनको याद करना है कि उस वक्त तो एक कोशिश की गई थी मियां नवाज शरीफ की तरफ से, और जिसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, आपको याद हो कि बलूचिस्तान में भी उस वक्त नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक साहब थे, उन्हें दावत दी गई थी कि वो वज़ीर आज़म बने ताकि वहां भी कोई रिकंसिलिएशन होगी। लेकिन अब जबकि हम ये सारे तजर्बों से गुजर चुके हैं, अगर इनका रवैया ऐसा रहा तो ये हमेशा याद रखने की बात है कि पाकिस्तान के सूबे अपने तमाम फाइनेंसेस के लिए वफाक के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। तो लिहाजा अगर ये इसी किस्म की जो है खलफशार कायम रखेंगे तो फिर इसका जो नुकसान है वो सबसे पहले उन्हीं को होगा या खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों को होगा जिनकी जिंदगियों में खलल आएगा। तो बेहतर यही है कि एक वर्किंग रिलेशन कायम की जाए। हमें एक दूसरे से कोई गले मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हाथ तो मिलाना है, और हाथ मिलाने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो पाकिस्तान के अवाम ने जिस बुनियाद पर उनको वोट दिए हैं उस पर सोच करें, डिलीवरी पर फोकस करें। लेकिन अगर खलफशार और फसाद ही होगा तो फिर उसके लिए भी हम तैयार हैं। राइट। लेकिन इसको कम करने के लिए इन चैलेंजेस ये जो हम बात कर रहे हैं, क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है? क्योंकि बहुत सारे यही कहा जा रहा है कि जो 16 महीने पहले हुकूमत ने किया, तो ऐसा क्या नया ये हुकूमत फिर से कर लेगी कि मुल्क इन मामलात से, इन मौशी चैलेंजेस से निकल आएगा? जी, सबसे बड़ा फर्क यह है कि उन 16 महीने के इख्तिताम पर हम सबको होराइजन के ऊपर इलेक्शन नजर आ रहा था। अब वो 16 महीने की टाइमलाइन जो है वो बढ़कर 60 महीने हो चुकी है, 5 साल यानी जो है। तो लिहाजा अब उस तरह की जो इमीडिएट एक जहन में खदशा था या वसवसा था कि अगर सख्त फैसले किए गए तो उसका बहुत रिएक्शन आएगा। अब फौरी तौर पर सख्त तरीन फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे निजकारी का मामला है, वफाकी हुकूमत का साइज कट करना जो बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज है, तो उसकी ये सारे गैर मकबूल लेकिन दुरुस्त फैसले करेंगे। तो इतना वक्त है कि फिर इसकी जो मुस्बत नताइज हैं वो आए और फिर उससे जो है हुकूमत मुस्तहकम हो। और मुझे ये भी तवक्को है कि जैसे ही जब ये अगर इनके मुस्बत नताइज आते हैं इन फैसलों के, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा बन लेकिन ये बार तौर पर ये ऑपोजिशन तो मौजूद रहेगी और ये पोलराइजेशन भी ऐसा लगता है कि इन जाने वाली नहीं है। आपने एक आर्टिकल भी लिखा तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, तो जो हुकूमत है उसके पास क्या कोई जवाब है, कोई हल है आपके पास इनको, तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के लिए? देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं इस पर लिख भी चुका हूं। तारीख ये कहती है कि फाशिस्ट से मसालियत नहीं हो सकती, और अगर मसालियत की जाए तो वो बुज़दिलाना मसालियत होती है, अपीजमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन ये जरूर होगा कि ये जो 9 मई के मामले में जो लोग गिरफ्तार हैं उसको बहुत जल्द अज जल्द उन केसों को निपटाकर जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें इंशाल्लाह वफाक भी और सूबों की हुकूमतें इंशाल्लाह वो रिहा करेंगे, ताकि जिसके ऊपर कोई सबूत और शवाहिद नहीं है उसको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, उनके खानदानों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन उसके साथ ही जो लोग उसकी प्लानिंग में, उसकी सहूलतकारी में और उसके मावन थे, उनको फिर सजाएं भी होंगी फौरी तौर पे। तो लिहाजा ये दोनों का ऐसा है कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाएगा। और अभी भी हमारी पार्लियामान में जो अगर से इन्होंने धमकी दी हुई है कि जनाब हम तो कानून साजी नहीं होंगे, लेकिन हमारा दरवाजा हमेशा खुला है कि अगर वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की तरफ आते हैं, फितना और फसाद को छोड़ते हैं, तो हमारा हाथ हमेशा उनकी तरफ बढ़ा रहेगा। लेकिन अब ये जो एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है या मॉडल आ रहा है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा आसिफ जरदारी, अब ये 9 मार्च को इंतखाब है, और नीचे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो मुस्लिम लीग नून के पास होगी।
अब तो आपके ख्याल में ये मॉडल चलाने में भी कोई चैलेंज नहीं होगा मुस्लिम लीग नून को? जी नहीं, चाहिए चैलेंज से तो हमेशा जाहिर रहते हैं, लेकिन ये इस किस्म की कोई आजमाइश नहीं है। इसमें चूंकि 16 महीने भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत मुस्बत ताल्लुक रहा, पार्लियामान में भी और काबीना में भी, और आखिरी दिन तक वो हमारे साथ थे, बल्कि आखिरी घंटे तक हमारे साथ थे। तो लिहाजा ये तजर्बा हो चुका है, और जो सदर बनने जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, वो भी बड़ी जहांदीदा और मरंजा मरंज शख्सियत है। तो उनके साथ एक ताल्लुक कायम करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके हमारी ये तवक्को है कि इससे हुकूमत मजबूत होगी, कि मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी भी वफाक में आला तरीन सतह पर होगी, और उसके साथ ही जो मुश्किल फैसले हैं उसमें भी ये होगा कि भाई अगर गलबा साथ है तो फिर मलबा भी लेना पड़ेगा। राइट, लेकिन ये जो मुश्किल फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुआशी फैसले हैं, निजकारी, मैं उसमें एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि निजकारी के मामले पर आपका विजन और है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो एनएफसी का मामला है। तो अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ कि वजीर खजाना कौन होगा, लेकिन ये जो मुआशी विजन है कि ऐसा तो नहीं कि इसको चलाने में कोई मुश्किल हो इस मखलूत हुकूमत को? जी, वो एक उनका पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर है कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके मामले में वो इस तरह रासिख और सख्त नहीं है। वो जरूर उनसे हमेशा जो है मंतक से बात की जा सकती है, और उन्हें भी पूरी तरह अंदाजा है। उन्होंने जाहिर काबीना में बैठकर 16 माह में मुल्क की जो मखदूश मुआशी सूरत हाल है उसका पूरा तजर्बा उनके पूरा जो नजर है उसकी सामने है। तो लिहाजा उनसे ये बात की जा सकती है, और इसको मैनेज किया जा सकता है कि जहां निजकारी की जाए वहां जो इन इदारों के मुलाजमीन हैं उनके मुआशी मुस्तकबिल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, इसको इंश्योर किया जा सकता है कि फौरी तौर पर वो सब लोग जो है उन्हें मुआशी परेशानियां ना हो। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब निजकारी किए बगैर और एक बड़ी रेडिकल किस्म की जो सर्जरी होनी है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, उसके बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। हमें दुनिया को ये बताना है, जिस तरह हमने 2013 से 18 के दौरान नवाज शरीफ की क़यादत में बताया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ सकता है, पाकिस्तान महंगाई भी कम कर सकता है, पाकिस्तान अपने तवानाई के बहरान से भी निपट सकता है। तो अब हमारे सामने ये मामला आ गया है कि एक बदली हुई बैन अल-अक़वामी सूरत हाल में हम किस तरह अपनी मईशत को संभाला दे सकते हैं और इस्तेकाम दे सकते हैं, और ये मेरी तवक्को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें हमारी मुआवनत करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क का अगला वजीर खजाना कौन होगा? लीगी रहनुमा अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा, और वजारत खजाना के लिए कुछ नाम ज़ेर गौर हैं कि ये क्या साराइयाँ भी जारी हैं कि इसहाक डार साहब वजीर खजाना की दौड़ में अब शामिल नहीं है। आज एक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का हुक्म देते हुए इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अब एक तरफ ब्रीफिंग्स भी जारी हैं, लेकिन उस दूसरी तरफ जो है वो इस टीम को लीड कौन करेगा, मुआशी विजन हुकूमत का क्या होने जा रहा है, अब ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब के लिए इंतजार हो रहा है कि जब वजीर खजाना कोई नामजद हो जाएगा उसके बाद ही इनका जवाब पता चल सकेगा। शहबाज राना हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। इनसे जानते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए क्या कोई फाइनल हो सका है अभी तक? हुकूमत के नामों पर गौर कर रही है नए वजीर खजाना के लिए? देखिए 95% तो फाइनल है। मोहम्मद औरंगजेब मामले खुसूसी बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, अगर वो अपनी फॉरेन नेशनैलिटी सरेंडर नहीं करते। औरंगजेब साहब का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, उनके पास डुअल नेशनैलिटी भी नहीं है, फॉरेन नेशनैलिटी है। तो अगर तो वो सरेंडर कर देते हैं तो वही वजीर खजाना है, और अगर नहीं करते तो मामले खुसूसी होंगे। अब उसके बाद अगर वो मामले खुसूसी होते हैं फाइनेंस के, तो फिर वजारत का ओहदा तो किसी को देना पड़ेगा। क्या शहबाज शरीफ साहब खुद वो अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रखेंगे, या कोई और पॉलिटिकल फेस सामने होगा और पीछे से औरंगजेब साहब काम करते रहेंगे? जो बाकी 5-10% की अभी भी गुंजाइश है, वो एक मुलाकात होनी है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, कल हो जाए परसों हो जाए, तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो कसर रह भी गई है वो भी निकल जाएगी या वो फैसला हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी तक मोहम्मद औरंगजेब साहब का ही नाम है। अच्छा, क्या वजह है? हालांकि मुस्लिम लीग नून जो 16 महीने की हुकूमत है वो
उसको उसका दिफा भी करती है और कहती है कि अगर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया तो इसहाक डार ने ही बचाया, लेकिन इसके बावजूद इसहाक डार के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इस वक्त जो कुराए फाल है वो उनके नाम नहीं निकल रहा। इसकी आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, जो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बात है, उसका जो शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं वो खुद लेते हैं, किसी को देते नहीं है। उनके ख्याल में जो इस वक्त असल मसला भी है वो जो इसहाक डार साहब को जो अपोजिशन आ रही है, ना वो पिंडी से आ रही है, ना कहीं IMF से आ रही है, ना कहीं और से आ रही है, वो अपोजिशन को घर से आ रही है। अच्छा। और घर से मुराद वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है। तो प्रॉब्लम वहां पे है और कहीं किसी और एंड के ऊपर प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। जो आपने डेट से वो डिफॉल्ट की बात की है, डिफॉल्ट का क्लियरली जो प्रोग्राम साइन हुआ था वो तो जून के बिल्कुल आखिरी हफ्ते में हुआ था और कहा यह जाता और उस वक्त की जो इनसाइड इंफॉर्मेशन भी आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जब चीज़ों की कमांड अपने हाथ में ली तो तब ये चीज़ें आगे चलना शुरू हुई। तो वो क्रेडिट वो डार साहब को नहीं देते, बल्कि उनकी जो पहली मुलाकात थी, पहला एक इजलास था इकॉनमी के ऊपर या दूसरा इजलास था, उसके अंदर जब डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब ने वीडियो लिंक से ज्वाइन किया तो उन्होंने उस चीज़ का क्रेडिट उनको दिया। तो कल जब डार साहब ने पहली मुलाकात की, उस इजलास में उन्होंने शिरकत की, तो उस इजलास के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने डार साहब का किया हुआ काम उसको आगे चलाया। तो थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट के अंदर एक चेंज आया, बट प्रॉब्लम बड़ा अहम पोर्टफोलियो होता है और अगर शहबाज शरीफ इसको अपने पास भी रखते हैं और किसी को मुआविन खुसूसी या एडवाइजर के तौर पर भी जो वो लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं और बहुत सारे मामला को तय करना है और शायद उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की भी जरूरत होती है। हमने देखा है कि जिक्र होता रहा है कि न जाने वो अनगिनत कमेटियों के सरबराह भी जो है वो वजीर खजाना रहे, डार साहब की भी जो है वो बात है। तो क्या इस तरह से चलाना जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी मामलात को, खासतौर पे जो मुआशी मामलात हैं और हर चैलेंज हुकूमत का जो जोड़ा जा रहा है वो मुआशी महाज पर ही है? देखिए, अगर तो औरंगजेब साहब अपनी नेशनैलिटी सरेंडर नहीं करते तो फिर वो इफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर हो नहीं सकते। फिर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट भी है कि कोई भी मशीर है या मुआविन खुसूसी है वो काबीना की किसी भी कमेटी की सदारत नहीं कर सकता। तो क्या शहबाज शरीफ साहब हर कैबिनेट कमेटी की खुद सदारत करेंगे? क्या उनके पास इतना टाइम होगा? और उससे हटकर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर ₹1 की भी समरी है तो उसका अप्रूवल को प्रोसेस जो है उसमें फिर फाइनेंस दस्तखत इतनी फाइलों की मूवमेंट होगी तो वो इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल फिगर हेड देना पड़ेगा या फिर शहबाज शरीफ साहब को अपनी अथॉरिटी इनफॉर्मली डेलीगेट करना पड़ेगी अपने जो उनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट है इमदादुल्लाह बुसाल साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस है। तो मुझे लगा ऐसा कि जो इस वक्त डुओ होगा वो मोहम्मद औरंगजेब प्लस फाइनेंस सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बुसाल और ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब होते हैं तो वो अपनी पावर इनको डेलीगेट करेंगे, बट इनफॉर्मली। एक दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि ऊपर कोई फिगर हेड पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, और जो तीसरी ऑप्शन है जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि औरंगजेब साहब नेशनैलिटी सरेंडर करें, नेशनैलिटी सरेंडर करने के बाद पंजाब से सेनेटर बने और सेनेटर बन के वजीर खजाना बने। ये खबरें इससे पहले थी कि 16 महीने में जब हुकूमत बनी उस वक्त डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को लेकर आया गया, लेकिन उसके बाद कुछ अमल दखल इसमें मियां नवाज शरीफ का भी था और उनकी भी ये थी ख्वाहिश के इसहाक डार को जो है वही वजीर खजाना बनाया जाए और इसीलिए वो वापस भी आए। तो अभी इस मामले के अंदर और अभी हुकूमत का जो विजन होगा, क्या मियां नवाज शरीफ का उसके अंदर कोई अमल दखल होगा? और दूसरी बात, अगर कि क्या ये मुआशी विजन हुकूमत कुछ मुख्तलिफ करने जा रही है 16 महीने जो इन्होंने पहले किया, या फिर उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल होगा? देखिए, मुख्तलिफ तो कुछ होने नहीं जा रहा, ना तो आपके पास स्पेस है और ना आपके पास फ्रीडम है। जो फैसले होंगे वो SIFC से डिक्टेट होंगे, उनकी कंसल्टेशन से होंगे। SIFC और पॉलिटिकल लीडरशिप की ऐसा कोई कन्फेडरेशन नहीं होगी, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये मामला आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ साहब का कितना इन्फ्लुएंस होगा मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ अगर फॉर एग्जांपल इसहाक डार साहब को वजारत खारजा मिल भी जाती है, अगर वो कैबिनेट में आ जाते हैं तो किसी ना किसी जगह पे वो बैठे होंगे चीजों को मैनेज करने के लिए और उनका एक रोल कहीं ना कहीं होगा। नवाज शरीफ उनके लिए कोई ना कोई स्पेस क्राफ्ट करने की वहां पे कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। आज का हमसे इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।